नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेपर सॉल्व करूंगा। क्लास 9th मैथ का एचवी बोर्ड का ये पेपर है। 11 मार्च को ये पेपर हुआ है 2024 में। ठीक है, तो 2024 का पेपर, तो इसको सॉल्व करूंगा। पहले एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन तो बाद में भी हो जाएंगे। पहले एमसीक्यू देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 तक इसमें एमसीक्यू है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसमें देखो एवरी होल नंबर इज, इसको पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में। अच्छा, यही पे इंग्लिश में दिया हुआ। देखो, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसका क्या आंसर होगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या आपने ध्यान देना है, क्या स्टार्ट होती है? 0 स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5। और जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें आएगा बेटा सारी। देखो, सबसे मैं आपको बता दूं एक चीज, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं यानी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद होल नंबर आ गए, वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद है इंटीजर। मान लो, अब देखो इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में सारे आते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और उसमें माइनस वाले भी आते हैं, -1 -2 डॉट 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 इस साइड को भी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? और उसके बाद आता है रैशनल। रैशनल में भी सारे आते हैं। रैशनल में भी देखो, ये सारे तो आएंगे ही आएंगे पिछले, और साथ में उसमें अपॉन वाले भी आ जाएंगे। जैसे 3/4 हो गया, 4/8 हो गया, सारे नंबर आ जाएंगे, और ये तो आएंगे आएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे होल नंबर है, यानी ये पूर्ण संख्या है, इसमें सारी नेचुरल संख्या आ जाती है, नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, पर सारे नेचुरल नंबर में पूर्ण ये नहीं आएंगे, होल नंबर ही आएंगे। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक है, क्योंकि इसमें देखो 0 का है, इसमें होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो सारे होल नंबर के में क्या आ रहे हैं? नेचुरल नंबर आ रहे हैं। सारे इंटीजर में क्या आ रहे हैं? होल नंबर आ रहे हैं। वैसे सारे रैशनल नंबर में क्या आ जाएंगे? इंटीजर भी आ जाएंगे, और होल नंबर भी आ जाएंगे, और नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज, सारे होल नंबर क्या है? रैशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? इसमें रैशनल नंबर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है। अब पता नहीं ना दो ऑप्शन क्यों दे दिए। इसके दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या भी, और पूर्णांक भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी रैशनल भी हो जाएगा और इंटीजर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला है बहुपद π/2 x² + x में x² का गुणांक लिखिए। तो गुणांक लिखा है, मतलब कोएफिशिएंट लिखा है हमने इसका। कोएफिशिएंट क्या होता है? जैसे कोएफिशिएंट होता है, जैसे 3x है ना, तो इसमें 3x में देखो ये है 3x मान लो, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। क्योंकि जो 3 है ना, वो x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसको बोलते हैं अपना कोएफिशिएंट हिंदी में गुणांक। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 3। जो x के साथ लगा ना जो नंबर, वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने x का नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है x² का। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ? π/2। π/2 हो रहा है इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो π/2 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। घटना ई की सभी प्रायिकताओं का योग होता है। जो घटना ई है उसकी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? मतलब देखो आगे बोला है सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट ई इज। तो बेटा हमेशा ध्यान देना, देखो किसी चीज के आने की प्रायिकता या ना आने की प्रायिकता, उसको अगर प्लस करें तो कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे मान लो आप एक कॉइन को उछालते हो, सिक्का उछालते हो, तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आधी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, टेल आने की कितनी है? 1/2। अगर मैं ऐसे बात करूं कि हेड आने की कितनी है? 1/2। हेड ना आने की कितनी है? वो भी तो 1/2 है। आधी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, आधी प्रोबेबिलिटी की
हेड ना आए तो आधा आधा आपने जब प्लस किया तो कितना बना, 1 बना। 1 नहीं होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का शून्यक लिखिए, ठीक है। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जीरो फाइंड करने मतलब या शून्यक बोलते हैं इसको, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है, क्या लेना है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू -5, 5 चला जाएगा परे, क्योंकि शून्य का बोला ना, 0 से बोला है तो 0 के इक्वल लिया जाता है इसको, ठीक है। 5 चला जाएगा परे, दूसरा साइड क्या होगा वो माइनस का, तो एक्स इज इक्वल टू -5 इसका आंसर होता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है हमने, y की वैल्यू भी पुट करनी है। तो लिख लेता हूं पहले तो इक्वेशन देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और इसमें बोल रहा है x की वैल्यू 2 है और y की 1 है। देखो x की जगह पे मैं 2 डालूंगा और y की जगह पे 1 डालूंगा, इज इक्वल टू k। तो 2 2 से कितना होता है 4, 3 इंटू 1 कितना होता है 3 गुना 1 कितना होता है 3, ठीक है। तो 4 जमा 3 कितना हुआ 7, तो 7 बराबर k, यानी k बराबर 7 ऐसे लिख सकते हो आप। तो k की वैल्यू कितनी आई 7 आई, 7 आ गई k की वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 7, फिफ्थ का हो जाएगा 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x बराबर a का आलेख समांतर होता है, द ग्राफ ऑफ x ऑफ a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द। अब देखिए आप, जो x अगर x इज इक्वल टू a बनाओ ना मैं ग्राफ में, तो वो किसके पैरेलल होगा, वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या y एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो अब ध्यान देनी है आपने बात, ये ग्राफ है मान लो, देखो ये मान लो लाइन। अब x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a मतलब a की जगह कोई भी वैल्यू मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, x मान लो 2 है, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 है बेटा, तो यहाँ तक हमेशा वो ऊपर तक भी वो 2 ही रहेगा, ठीक है। y की वैल्यू चाहे जो मर्जी आए, आती रहे, 1 आती रहे, 2 रहे, पर x इज इक्वल टू मान लो y की वैल्यू 3 है, तो वो पॉइंट क्या आएगा 2,3, मान लो ये 1 2 3, तो ऐसे आएगा वो 2,3, यहाँ जाएगा ऊपर को, ठीक है। अगर y की वैल्यू 4 है तो तब क्या आएगा वो 2,4। अगर y की वैल्यू -3 है तो कहाँ आएगा वो, यहाँ आएगा, देखो तो 2,-3। एक बात ध्यान देना, मतलब x 2 है तो वो सेम ही, देखो एक ही लाइन पे आ रहा है वो पॉइंट, एक ही लाइन पे आएगा वो ऊपर को, ठीक है। ये से लाइन बनी है देखो, ठीक है ना। वो y की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ ऊपर जाएगा या नीचे को आएगा, ठीक है। तो जो x इज इक्वल टू 2 किसके पैरेलल होगा फिर, देखो आप ध्यान दीजिए, ये लाइन बनी है ना, देखो 2 हमेशा इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। तो इसमें वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस की, ये होती है y एक्सिस, इसके समांतर है ना, देखो जैसे रेल की पटरी होती है वैसी होती है समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसके समांतर है, इसके पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका y एक्सिस। अगर y इज इक्वल टू 2 होता तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, अब x इज इक्वल टू 2 है, वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, समांतर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षणों का मान होता है। अब आपने मीन मोड और मीडियन पढ़ा होगा, ये देखो बहुलक, माध्यक और माध्य। तो इसमें इट इज द वैल्यू ऑफ मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे हम आपको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं, यानी माध्य कैसे निकालते, सबको प्लस कर देते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते, भाग कर देते, ठीक है। मीडियन क्या होता है, यानी माध्यक क्या होता है, किस बीच वाली टर्म देखते हैं हम, ठीक है। मोड क्या होता है बेटा, यानी बहुलक कैसे देखते हो आप, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो ऑब्जर्वेशन ना आपकी मान लो नंबर है कोई लिखे हुए, सबसे ज्यादा बार आया वो क्या हो गया बहुलक, नाम से पता लग रहा है बहुलक, ठीक है। जो बहुत बार आया है
तो उसको इंग्लिश में मोड बोलते। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुलक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पॉइंट 2,3 लाइज इन, तो पॉइंट 2,3 है वो कहाँ पे लाइज करेंगे, कौन से एक्स एक्सिस पे आएंगे, वाई एक्सिस पे आएंगे, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है इसका। ये ना देखो ग्राफ, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4 इसके क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो 2,3 आपको देख यहाँ से होता है जो पॉजिटिव है ना, वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 2,3 मतलब एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का, 2,3 किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा वो। अगर 2,0 होता ना तो वो यहाँ पे आना था 2,0, वो एक्स एक्सिस पे आना था, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर 0,2 होता तो वो वाई एक्सिस पे आना था, यहाँ पे 0,2, x0 y। ठीक है, तो ये x भी 2 है, y 3 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट पहला चतुर्थांश। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्तिक पद्धति में y निर्देशांक को क्या कहते हैं इन कार्टेशियन सिस्टम, द y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड। इसमें क्या बोलते हैं, देखो जो y जो कोऑर्डिनेट होता है ना, देखो आपको पता है, देखो जो ग्राफ में बनाते हैं आप, दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो इसमें जो y x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पूछा है तो y कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में कोटि। तो ऑर्डिनेट आपने ध्यान देना है। अगर x कोऑर्डिनेट पूछा था तो x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा या भुज, x कोऑर्डिनेट को। ठीक है, पर यहाँ पे y को पूछा है तो ऑर्डिनेट बोला था। और ये क्वेश्चन हर बार पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, x का पूछा जाता है या y का पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यूक्लिड की द्वितीय अवधारणा में रेखाखंड को और क्या कहा गया है। इन यूक्लिड सेकंड पोस्टुलेट अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटेड लाइन। इसका हो जाएगा बेटा फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, शांत रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, 65 का पूरक कौन है। 65 का पूरक कोण, मतलब पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण आपको पता होगा। देखो हिंदी में पढ़ लेता हूँ इसको, सॉरी इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासों में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, तो बेटा पूरक कोण क्या होते हैं, जिनको जमा करके, ऐसे दो एंगल जिनको जमा करके 90 डिग्री आए। ठीक है, उसमें से एक 75 का हो सकता है तो दूसरा 15 का हो, तो दूसरा तो फिर 15 का होगा। ठीक है, एक अगर 80 का है तो दूसरा 10 का होगा, एक अगर 20 का है तो दूसरा फिर 70 का होगा। मतलब दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए, 90। तो एक उसमें से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 इज, एक एंगल है 65 तो दूसरा कितना होगा, तो देख लो आप 65 से 90 तक कितना होगा, या 90 माइनस 65 कर लो तो कितना होगा, 25। ठीक है, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 25 होगा। एक पूरे कोण अगर 65 है तो दूसरा कितना होगा, 25। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एंगल सी निकालना है हमारे को। ठीक है, एंगल सी निकालना है। इसमें हमारे को देखो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एंगल ए दिया है 40 डिग्री, एंगल बी दिया है 70 डिग्री, एंगल सी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो त्रिभुज है या जो ट्राइंगल है उसके तीनों कोणों का सम कितना होता है, जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 40 हो गया, 70 हो गया, 70 और 40 कितना हो गया, ये हो गया 110, और ये दिया नहीं इन्होंने, तो 110 से इसके लिए कितना बचा, 70 बचा। ठीक है, पर आपको बेटा प्लस करके करना, आपको देखो ऐसे देख सकते हो आप, एमसीक्यू में तो आया कि 70 बच रहा है, ऐसे कर सकते हो आप। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें एंगल ए दिया है 40, एंगल बी दिया है 70, और एंगल सी हमारे को निकालना है। तो 40 प्लस 70 कितना होता है, 110 हो गया। ठीक है, तो वन एंगल सी बराबर 180।
तो एंगल सी निकालना है मेरे को, तो 110 जाएगा परे, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं आपने सॉल्व कर ही लेना है, ऐसे भी आ जाएगा, देख के भी आ जाएगा। ठीक है, तो 70 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9, 13 है तो सबसे छोटे कोण का माप बताइए। तो सबसे छोटा कोण बताना है हमारे को, तो इसमें बेटा रेशो दिया है। ठीक है, कई बार रेशो में आता है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं जी रेशो क्या दिया है। देखो रेशो क्या दिया है 3, 5, 9, 13, तो हम क्या मान लेंगे एंगल 3x। आपको पता है जब रेशो में दिया तो x 3 रेशो है तो 3x मान लेते हैं उसको। ठीक है, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। 360 क्यों लिया, आपको पता है जो चतुर्भुज होती है, यानी से होती है, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल होती है, इसके चारों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज क्या होता है ना 180, इसके कितना होता है 360। तो 3x जमा 5x जमा 9x जमा 13x कितना हुआ, 3 और 5 8 हुआ, 8 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30x, 30x इज इक्वल टू 360। मैं x की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो बेटा जब रेशियो वाले क्वेश्चन हो तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो 360 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, 312 जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, 3 से काटा मैंने, 36 को 12 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आई, पर हमारे पास एंगल कितना है 3x, तो 3x अब निकल जाएगा भाई, सबसे छोटा एंगल है तो 3x है ना, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, तो दूसरा कितना आ जाएगा 5 इंटू 12 60, तीसरा कितना आ जाएगा 9 इंटू 12 108। ठीक है, अब ऐसे आ जाएंगे सारे एंगल, पर हमारे को सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा तो ये होगा 3x वाला है, तो ये कितना आया 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब ये थोड़े लेंथ के क्वेश्चन है समझने के लिए। अब यदि किसी गोले का व्यास 25% कम कर दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 43.75% कम हो जाता है। इसका अभिकथन दिया है, मतलब स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो इसका कारण दिया है कि इसलिए कम होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है ये त्रिज्या बढ़े। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, बढ़ेगा ना। देखो जितनी ज्यादा त्रिज्या होनी, मतलब जितना बड़ा सर्कल होना, आप समझ रहे होगे। देखो ये ना, जैसे ये, अब जितना बड़ा ये होती त्रिज्या सर्कल के, ठीक है, अब जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या ज्यादा है तो मतलब सर्कल भी बड़ा होगा, त्रिज्या बढ़ गई, अब ये बड़ा सर्कल है तो इसमें त्रिज्या और ज्यादा आएगी, तो क्षेत्रफल भी उसका उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, ज्यादा ही बड़ा नहीं होगा, अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल वृत्त भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो पर इन्होंने बोला है कारण में कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है जब त्रिज्या बढ़ती है, तो ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, इसमें पर बात इसमें गोल लेकर रहे तो, पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो वो कम तो हो नहीं सकता। आपको पता है, देखो तो ये जब जो त्रिज्या होती है वो कहाँ होती है, देखो ये यहाँ पे ये होती त्रिज्या, और बात इन्होंने किसकी की है, गोले की बात की है। एक बात ध्यान देना आपने, जो गोला होता है यानी जो स्फीयर होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किन चीजों का होता है, जिनमें ऊपर वृत्त दिखता है। आपने बॉल देखो, आप बॉल में आपको कहीं वृत्त नजर आएगा, सर्कल नजर आएगा, नहीं आएगा ना। अर्थ गोला होता है जो उसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें क्या आता है, एक अगर आप बॉल काट दो ना आधी, जैसे लेदर की बॉल होती है उसको काट लो आधी, ऊपर से उसमें क्या क्या नजर आएगा आपको, फिर सर्कल नजर आएगा। ठीक है, जब आधी काट ली ना आपने, ऊपर से क्या आएगा, सर्कल नजर आएगा, ऐसी नजर आएगी वो ऊपर से। ठीक है, जैसे ये ऐसे ऐसे नजर आएगी। ठीक है, तो इसमें एक सर्कल आ गया फिर ऊपर,
इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, आपने फॉर्मूले देखे होंगे, ठीक है। पर जो गोला होता है उसका एक ही होता है बस, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण नहीं होता वो, ठीक है, वक्र नहीं होता है उसका, क्योंकि जो गोला होता है इसमें सर्कल होता नहीं है, ठीक है। पूरी बॉल में कहाँ होगा सर्कल, अर्धगोले में होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ये गोले की बात हो रही है। पर अगर देखो वक्र, अगर मान लो अर्धगोले की बात हो रही है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कैसे हो सकता है, जब त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है आपने, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, कारण गलत है, पर जो ये स्टेटमेंट है ऊपर ये सही है इसकी, ठीक है। यदि किसी गोले का व्यास 25% कम हो जाता है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 43.75% कम हो जाता है। तो इसका भी ये देखो जो स्टेटमेंट है ये भी लगभग गलत ही है, क्योंकि इसमें गोले की बात हो रही है। गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो दिया होगा, इसमें प्रॉब्लम ये है ना, इसमें ऑप्शन दिए ढंग से, थोड़ा क्वेश्चन में भी इसमें प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं गोले की, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, तब भी इसमें ऐसा है कि जो ऑप्शन नहीं दी है तो इनके थोड़ा है क्वेश्चन भी गलत टाइप हुआ है। पर जो इसमें ये होगा, देखो गोले का व्यास अगर 25% कम कर दिया जाए तो उसका वक्र की जगह चलो आप संपूर्ण नहीं रखो, क्योंकि वक्र तो होता नहीं है, तो 43.75% कम हो जाता है ये, या अर्धगोला मान लो इसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है अगर मान ले इसको क्वेश्चन ठीक कर दे हम खुद से, पर ये कारण इसका गलत है, ठीक है। त्रिज्या क्षेत्रफल कम नहीं हो सकता, अगर त्रिज्या बढ़ती ना तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, तो ये कारण गलत है। तो इसका ऑप्शन ए मान के चले आप, ठीक है। मतलब अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर सही नहीं है, तो इसका सी मान लो आप, सी इसका आंसर हो सकता है। वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा गलत है, पर अगर तब भी मानना हो तो ऑप्शन नंबर सी आप मान लीजिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो इसको, तो ये बोला है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी मान लीजिए आप इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वृत्त की असंख्य बराबर जीवाएं हो सकती है। अब इसका कारण दिया गया है, वृत्त की सीमित बराबर जीवाएं होती है। अब इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, रीजन अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। कॉर्ड आपको पता होना चाहिए, कॉर्ड क्या होता है, देखो कॉर्ड ये होता है, कॉर्ड या जीवा क्या होती है, ये होती है देखो कॉर्ड, ये चीज कहीं से भी आप पॉइंट बना लो, कहीं से भी इसको ज्वाइन कर लो लाइन को, ऐसे ये सारे क्या है कॉर्ड। एक बात ध्यान देना, जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है कि जो सर्कल की बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री का एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से टच होना चाहिए। देखो ये टच हो गया, ये भी टच हो गया, ये भी टच हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कॉर्ड है, कहीं से भी टच हो जाए। देखो यार ये रुकना चाहिए बीच में, मतलब यहाँ तक रुक गया तब नहीं है कॉर्ड या जीवा, ठीक है। जब यहाँ टच हो रहा है तब ये कॉर्ड या जीवा, तो ये होता है आपका कॉर्ड। और एक होता है डायमीटर, यानी व्यास भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सुना होगा। तो व्यास क्या होता है कि वो सेंटर से जाना चाहिए, सेंटर से यहां टच होना चाहिए, पर वो सेंटर से भी जाना चाहिए, ठीक है, सेंटर से जाना चाहिए वो, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना आपने, सारे जो व्यास होते हैं ना वो जीवा भी होती है, कहने का मतलब है सारे डायमीटर कॉर्ड भी होते हैं, पर सारे कॉर्ड व्यास नहीं होते। देखो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है कि वो कहीं से भी जा सकता है, व्यास की डेफिनेशन क्या है, यानी डायमीटर की डेफिनेशन क्या है, वो सेंटर से जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो सेंटर से जा रहा है तो कॉर्ड भी तो हुआ ना वो, ठीक है, वो कहीं से भी जाए इसे नहीं मतलब, अगर वो सेंटर से जा रहा है तो वो कॉर्ड भी तो हुआ ना, ठीक है। यहाँ से जाए वो जाए, यहाँ से जाए, सेंटर से जाए, कहीं से जाए, ठीक है, लाइन, वो कॉर्ड तो है ही है।
पर जो आप देख सकते हो, जैसे ये लाइन लगाई मैंने, ये लाइन, ये कॉर्ड नहीं है, ठीक है, ये सॉरी ये डायमीटर नहीं है, व्यास नहीं है, कॉर्ड है ये। अब ये लाइन लगाई मैंने सेंटर से गई, तो ये कॉर्ड की डेफिनेशन तो पूरी कर रही है, पर डायमीटर की डेफिनेशन भी पूरी कर रही है। तो सारे जो कॉर्ड होते हैं वो डायमीटर नहीं होते, पर सारे जो डायमीटर होते हैं वो कॉर्ड होती होते, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो आपको पता है कि एक सर्कल में मैं हजारों लाखों डायमीटर बना सकता हूँ, व्यास बना सकता हूँ। तो जितने व्यास होते हैं वो कॉर्ड भी तो होते ही होते हैं वो, ठीक है ना, सारे व्यास होते हैं, सारे डायमीटर कॉर्ड होते हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन अ सर्कल हैज फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। अब पहले ऊपर बोला है कि इसमें असंख्य मतलब इनफाइनाइट का मतलब है बहुत सारे, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने कॉर्ड होते हैं सर्कल में इक्वल कॉर्ड, ठीक है। वो सही बात है, होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे डायमीटर बना सकते हैं, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, ठीक है। और नीचे बोला है इसका रीजन इस सर्कल में फिनिट होता है। अब ऊपर इनफाइनाइट था, अब फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, लिमिट है इसकी, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है वो फाइनाइट है, ऊपर इनफाइनाइट है, तो ये देखो उल्टी होगी स्टेटमेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट होता है इसमें कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड, ठीक है, बराबर कॉर्ड, समझ गए आप बात। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण असत्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही था, पिछला थोड़ा अजीब था इन्होंने दिया हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश है। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश। इसकी जो सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा मतलब मैंने बात की ना आपको, सबसे बड़ी जीवा देखो, ये सर्कल मान लो, जीवा या कॉर्ड, ठीक है, हिंदी बोलते हैं इसको, ये जीवा, इंग्लिश में कॉर्ड। मान लो ये लाइन, ये जीवा बना दी मैंने, ये जीवा बना दी। तो सबसे बड़ी जीवा कब बनेगी बेटा? सबसे बड़ी जीवा तभी बनेगी अगर वो सेंटर से जाएगी, ठीक है। सेंटर से जाएगी वो, तो जीवा तो है ही है वो, पर साथ में वो व्यास से बन गई, यानी डायमीटर बन गए, ठीक है। तो सबसे बड़े डायमीटर तभी बनेगा जब वो सेंटर से जाएगा, और ये सारे डायमीटर बराबर होते हैं, ठीक है, तो सेंटर से जा रहा है, सारे बराबर होंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? व्यास हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे MCQ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, मेरा नंबर मिल जाएगा। और आगे के क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो आगे की मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।